So we will start with a very quick revision of, not really, we are not going to revise again electric dipole का potential, but we will go again through what is equipotential surface. तो कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल फाइंड किया था. तो जस्ट अ रिकैप ऑफ द फॉर्मूला, डेरिवेशन हम लोग करेंगे नहीं. हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना था ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो वी हैव दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था. ये डिस्टेंस L था, दैट इज आल्सो L. हमारे पास एक पॉइंट है C, एंड दैट पॉइंट C इज अलाइंड एट एन एंगल थीटा. हमें फाइंड करना था व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज 1/4 pi epsilon 0 p cos theta by r square. तो ये जनरल फॉर्मूला था. And then if you want to find out electrostatic potential due to dipole at an axial point, ये C point अगर एक्सिस पे होता, अगर यहाँ होता तो एंगल इज 0. अगर यही C पॉइंट यहाँ पे होता तो एंगल इज 180. एंड रिमेंबर, डिस्टेंस हमेशा आप सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर करते हो R. तो C का डिस्टेंस हमेशा यू विल बी मेजरिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो फॉर एक्सिस हमें मिला था प्लस या माइनस 1/4 pi epsilon 0 p अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि cos 0 is 1, cos of 180 is -1. तो एक बार प्लस एक बार माइनस. गुड. एंड देन सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल एट इक्वेटर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये C पॉइंट अगर इक्वेटर पे होता तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज डायरेक्टली 0. 0 क्यों आया? क्योंकि एंगल कितना है 90 एंड cos 90 इज 0. Then we started off with a new topic जिसका नाम था इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हम उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक. तो अगला टॉपिक था इक्वी, मतलब इक्वल. पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल. सो अ सरफेस at which, at every point of which potential is same is called as equipotential surface. एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, उसको हमने बोला था इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो a surface at every point of which, at every point of which potential is same, potential is equal, potential is same, is known as equipotential surface. तो इसके बाद हमने देखा था equipotential surface for a point charge क्या होगा. तो if you remember, equipotential surface for a point charge is in the form of a sphere. अगर आप एक से ज्यादा equipotential surfaces की बात कर रहे हो तो they are concentric shells. Okay. तो ऐसा क्यों? Because I told you yesterday, if you have a single point charge, for example मेरे पास एक single point charge है plus q, तो इस single point charge का potential at a given distance r is given by 1/4 pi epsilon 0 q by r. तो for a point charge, for a single point charge है ये, तो for a point charge potential is given by, potential is given by, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4 pi epsilon 0 q by r. इसका मतलब r डिस्टेंस पे इन ऑल डायरेक्शन पोटेंशियल विल बी सेम. अगर मैं r डिस्टेंस लेता हूँ इन दिस डायरेक्शन, पोटेंशियल सेम आएगा. अगर मैं r डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे तो भी पोटेंशियल सेम आएगा. अगर मैं r डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे तो भी पोटेंशियल सेम आएगा. इफ आई टेक r डिस्टेंस अगेन पोटेंशियल विल बी सेम. तो ऐसा करते करते पूरा एक स्फीयर बनेगा. तो यू विल गेट अ स्फीयर इन दिस केस. तो रिमेंबर दिस, सिंस, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल है. सिंस पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस एंड चार्ज इज कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, एंड एडिशनली इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. तो पोटेंशियल एट अ गिवन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम. एंड जब हम ऑल डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक स्फीयर बनता है. हेंस यू कैन से, what you can say is
equipotential surface for a point charge is in the form of sphere, right? Is in the form of spherical shell. Good. तो you can see एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमारा लिखने का काम कम कर लेंगे. सिंगल शेल बोलने की जगह पे मैं बोलता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. Surfaces for a point charge, they are in the form of concentric spherical shells. Okay, तो इतना हम लिख लेंगे, so it will be easy for us. So equipotential surfaces, equipotential surfaces for a point charge, for a point charge are in the form of what? Are in the form of concentric spherical shells. Concentric spherical shells. Concentric लिखना जरूरी है because it means charge is at the center. Okay. Then इसके बाद हमने देखा था similarly for a line charge. अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, सिमिलरली फॉर अ लाइन चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ फॉर अ लाइन चार्ज, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे वर इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इन द फॉर्म of coaxial cylinders. Coaxial cylinders, right? Simple idea. तो इतना याद रखना बिकॉज काम में आएगा आगे, जेई नीट के लिए लगता है ये. तो इफ आई हैव दिस लाइन चार्ज, एक काम करता हूँ मैं, अदर वे राउंड जाता हूँ. मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है. Let me draw another equipotential surface. So I have one more equipotential surface. तो ये भी एक equipotential surface है. इसका और ऊपर वाले मतलब आउटसाइड का, बाहर का जो सिलेंडर है इसका एक्सिस है सेम. Then you have another equipotential surface. You have another equipotential surface. Let us say ये और एक equipotential surface है. और इन सारे के सारे all of these equipotential surface are cylinder and they are coaxial. तो चार्ज कहाँ होगा? चार्ज is in the form of line. तो एक्सिस पे ही चार्ज है. गुड. तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो यू जस्ट नीड टू नो, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. चार्ज तो हमने चेंज नहीं किया. तो एट अ गिवन डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस पे हर एक डायरेक्शन में पोटेंशियल विल बी सेम. इस केस में यहाँ पे बनेगा स्फीयर. दूसरा डिस्टेंस लोगे तो वहां बनेगा और एक स्फीयर विद डिफरेंट रेडियस. और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो यू विल हैव अनदर स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियस. तो ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है. सिमिलरली फॉर अ लाइन चार्ज यू हैव सिलेंडर्स. इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आपको पता है वो आया था 0. सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज वर्क done in moving a charge on an equipotential surface. आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें वर्क डन फाइंड किया है टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम. कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू टेक यूनिट पॉजिटिव और इफ यू टेक एनी अदर चार्ज, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक में यूनिट पॉजिटिव है तो मैंने नोट्स में भी यूनिट पॉजिटिव लिया है. यहाँ पे मैं जनरल चार्ज लूंगा. doesn't matter because charge 1 coulomb हो, 2 हो, -2 हो, 5 हो, 10 हो, doesn't matter. It will depend on potential difference between 2 points. So work done depend करेगा what is the potential difference between 2 points. Work done in moving a charge on an equipotential surface. So what we will do is imagine हमारे पास एक चार्ज है right at the center. इमेजिन हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ड्यू टू दिस चार्ज. तो ये चार्ज सोर्स चार्ज है. तो दिस चार्ज लेट अस से इज सोर्स चार्ज +q. इस +q का ये आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस. और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारे पास ए पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज है +q.
हमको इस प्लस क्यू को ए से लेके जाना है बी पॉइंट पे। तो वी वांट टू मूव दिस चार्ज प्लस क्यू, स्मॉल क्यू, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज, फ्रॉम ए टू बी। हमको ऑलरेडी पता है, we know that work done in moving a charge plus q from point A to B is, do you remember work done था चार्ज जो आप मूव कर रहे हो, कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो, q प्लस q मल्टीप्लाइड बाय क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। और पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट VB is equal to VA since the surface is equipotential। क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होना मतलब ए पॉइंट पे पोटेंशियल और बी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। हेंस नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, लेकिन ये याद रखो, सेम सरफेस पे अगर ऐसा हुआ कि आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पे लेके जा रहे हो तो वर्क डन होगा। So if you move charge from one equipotential surface to another equipotential surface, then work done is not 0. Good? यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चाहे वो स्फीयर का केस हो, मतलब चाहे वो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, या फिर वो एक लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, तो इन सारे केसेस में यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स। नंबर 1, you need to remember what is definition of equipotential surface. A surface at every point of which potential is same is called as equipotential surface. Number 2, work done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface is 0. Number 3, electric field is always perpendicular at any point of equipotential surface. Good. Then अभी अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो वी कैन मूव अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर आपको याद होगा, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। डू यू रिमेंबर? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर नहीं R। ओके, अब वही फॉर्मूला एक दूसरे मेथड से भी डिराइव हो सकता है, दैट वी विल सी टुडे। बट हमने जो पिछला मेथड यूज किया था पहले हम वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो लास्ट मेथड था उस पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, ये सोर्स चार्ज था प्लस क्यू, और ये था लोकेटेड एट ओ ओरिजिन। फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो रीजन है ये सोर्स चार्ज का फील्ड रीजन है। इस पूरे रीजन में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? सोर्स चार्ज का, राइट। हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब बोलते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या हो जाता है? पोटेंशियल। तो हमें एक टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू को इंफिनिटी से ला के रखना था एट सम पॉइंट ए, राइट। तो व्हेन यू ब्रिंग a charge from infinity to point A, you are bringing that charge against the field of plus q. हम जब एक प्लस स्मॉल q चार्ज को इंफिनिटी से लाके A पॉइंट पे रखेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में? वर्क कर रहे हैं सोर्स चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट में। तो वो जो वर्क डन था वो स्टोर हो गया था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आपको याद होगा तो हमने स्मॉल क्यू चार्ज को मूव किया था
एंड इफ यू रिमेंबर, जब हम इस स्मॉल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे थे ए पॉइंट पे, बीच में एक पॉइंट आया था सम पॉइंट एम, राइट। फिर हमने देखा था व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम एम टू एन थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr dx डजंट मैटर, राइट। हमने हर बार स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट किया, हर बार स्मॉल 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 वर्क हुआ, dw 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 dw, फिर हमने इंटीग्रेट किया था, राइट। सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये था, थोड़ा मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा अरे ये कब किया हमने, ये किया, यही किया। सिर्फ डिफरेंस क्या था, जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हमको बी पे लाना है, बी का डिस्टेंस कितना है, r2 है। इनिशियली कहाँ था, ए पे था, बात वही है, इनिशियली यहाँ पे था ए पे, ए का डिस्टेंस कितना है, r1 है। फिर हमको ए से बी पे लाना है अगेंस्ट द फील्ड ऑफ प्लस क्यू, वर्क हैज टू बी डन। फिर स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द charge through small displacement dr is given by dw equal to minus fdr, where f is force and dr is displacement, राइट। ये एक स्मॉल स्टेप का वर्क डन था, हमें निकालना था टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन था इंटीग्रेशन ओवर ऑल, कहाँ से, ए से बी तक या बी से ए तक, नोटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आएगा माइनस एफ डी आर, ए था R2 और ये है R1। फिर आपने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन R2 से R1, f इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर दिया, करेक्ट, सही है? नहीं, क्यों सही नहीं है? हाँ, ये फोर्स है, फोर्स इज बिटवीन टू चार्जेस, कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर, ओके। बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर गए काम से। फिर Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट बाहर, dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है -1/r, देन माइनस साइन बाहर और पहले से माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस। फिर मतलब व्हाट यू हैव डन इज, मुझे पता है मैंने पहले माइनस साइन यहाँ से हटा दिया था, फिर मैंने लिमिट्स को उल्टा कर दिया था। डजंट मैटर, मैथ्स आप आखिरी में भी लगा सकते हो, तो नेगेटिव साइन अभी हटा दो, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं करना तो वो भी मत करो, उसको रखो एज इट इज, रख सकते हो तो रखो। तो R2 to R1, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दो, कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आ जाएगा r रेज टू -2, 1/r का मतलब r रेज टू -2। फिर इसका आपको मिलेगा इंटीग्रेशन which is -1/r, ओके, करेक्ट, राइट। एक नेगेटिव साइन गायब है यहाँ से, यस नो यस, हाँ नहीं, सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये नेगेटिव नेगेटिव गया, क्या बचा 1/r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। यही है, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, नोटेशन चेंज किए मैंने, ये R1 R2 चेंज किया है, दैट इज करेक्ट, नथिंग रॉन्ग, ओके। तो थोड़ा सा खुद भी रिवाइज करना पड़ता है, तो बेसिक आइडिया शुड बी क्लियर। ये जो वर्क डन है, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर आपको याद होगा तो आपने इन दोनों में से एक को किया था इंफिनिटी, दूसरे को बोला था r, गुड। तो सब सॉल्व करने के बाद, कैपिटल Q को Q1 लिखने के बाद, स्मॉल q को Q2 लिखने के बाद आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r। इसको हम डिनोट करते हैं U ऑफ r से, राइट। तो थोड़ा मैथमेटिक्स खुद करो, बाकी चीजें यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। सिर्फ नोटेशंस को चेंज करना है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, डजंट मैटर।
तो ये एक अप्रोच था पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करने का। एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है। दूसरा अप्रोच डिपेंड करता है कि आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है कि नहीं। अभी अभी लिखा मैंने यहाँ पे, चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। अगर आपको वो याद है तो आप वो फॉर्मूला यूज करके भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। सो दैट इज आवर टास्क नाउ। वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 2-point charges, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट करेंगे। लेट अस टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम XY Z भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। देन हमारे पास यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है। हम चार्जेस को कहाँ से लाते हैं? इंफिनिटी से। यू ऑलवेज ब्रिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी। तो वी आर ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, और हमने पहले चार्ज को इंफिनिटी ला के ए पॉइंट पे रख दिया। नो वर्क इज डन क्योंकि देयर वाज नथिंग टू अपोज। और ये जो चार्ज Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर is a vector which starts from origin and ends at the location of the point. A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1 बार, राइट। तो पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ? 0। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज इज 0। नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि देयर इज नथिंग टू अपोज। अब हम सेकेंड चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? एट सम पॉइंट B। इस B पॉइंट का लोकेशन R2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार। और ये जो B पॉइंट है जिसपे आप चार्ज Q2 को लाए हो, इसका डिस्टेंस पहले चार्ज से लेट अस से इज R12, करेक्ट। तो एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, लेकिन पहले समझ लो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज इज work done in moving a charge is charge into delta V। कौन सा चार्ज? जो चार्ज हम लोग मूव कर रहे हैं, द चार्ज दैट यू आर मूविंग। कौन सा चार्ज मूविंग है? Q2, राइट। इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, करेक्ट। डिफरेंस इन पोटेंशियल मतलब ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, चार्ज इनटू पोटेंशियल भी बोल सकते हो। यू कैन से चार्ज इनटू पोटेंशियल इज आल्सो ओके। चार्ज जो मूव कर रहे हो वो Q2, पोटेंशियल किसका? सोर्स का। सोर्स कौन है? Q1, राइट। देखो वापस समझ लो, पहला चार्ज लाए, कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस पॉइंट पे आप चार्ज को रख रहे थे वहां पे किसी और चार्ज का फील्ड मतलब पोटेंशियल नहीं था। तो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज 0। अब हम सेकेंड चार्ज को लाके एक B पॉइंट पे रख रहे हैं, लेकिन B पॉइंट कौन से फील्ड में है? Q1 के फील्ड में है। मतलब B पॉइंट पे ऑलरेडी किसका पोटेंशियल है? Q1 का है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो चार्ज हमने कौन सा मूव किया? Q2। पोटेंशियल किसका था? V1। Q1 का मतलब V1। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन डिस्टेंस R12, right? By definition of potential energy, the work done in moving charges from infinity is stored in the form of potential energy। तो यही हो गया potential energy। यही फॉर्मूला था Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R12। तो ये अप्रोच ज्यादा इजी है, राइट। तो हमने जो पिछली बार किया था वो भी सही था, लेकिन उसमें जैसे कंफ्यूजन हुआ, पहला R1 डिस्टेंस था कि R2 डिस्टेंस था, पहले इंफिनिटी पे था कि कहीं और था। एक्चुअली सब सेम ही है, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज डिफरेंट। सिर्फ लॉजिकली सोचो, हम पहले जनरल इक्वेशन बनाते हैं, जनरल इक्वेशन बना के उसमें इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी बोलते हैं, फाइनल पॉइंट को R बोलते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच है, ये थोड़ा सिंपल अप्रोच है। तो हम सिंपल अप्रोच भी देखेंगे,
रिमेंबर इन दिस केस हमको वापस से 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सिर्फ इस केस में हमने यहाँ पे पहले से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके रखा है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड ओरिजिन है और इस ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं। तो पहले से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा के रखा है वहाँ पे, राइट। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी is the work done in moving charges from infinity at their present locations. So we know that potential energy is the work done in moving charges from infinity to their present locations, to their present positions भी बोल सकते हो, locations भी बोल सकते हो, present positions, राइट। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो फिर आपको डेरिवेशन भी पता है। तो वर्क डन फाइंड करना है, तो आप बोलोगे लेट अस ब्रिंग चार्ज Q1 कहां से लाए, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, A, टू अ पॉइंट A, राइट, which is at position R1 with respect to O। तो हमने जब पहला ही चार्ज लाया तो R2 तो डिफाइन था ही नहीं, R2 तो बाद में डिफाइन हुआ ना। हम पहला ही चार्ज ला रहे हैं, पहला ही चार्ज लाके कहाँ रख रहे हैं, A पॉइंट पे। तो पहले ही चार्ज का लोकेशन पोजीशन हम क्या बोलेंगे, R1। कहाँ से मेजर किया, ओरिजिन से। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, क्लियर, राइट। देन द वर्क डन टू ब्रिंग charge Q1 is 0. To bring charge Q1 is W1 is equal to 0. Since there was no electric field या no external potential, ऐसा भी बोल सकते हो, no electric field to oppose, तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब जब आप दूसरा चार्ज ला रहे हो तो let us now bring charge Q2 from infinity at point B. The location, मतलब the position of this point B with respect to the same origin O is R2। इसको वेक्टर बना सकते हो, बना दो, doesn't matter। और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों का डिस्टेंस है R12। ओके, वन गुड थिंग इज हियर कि हमको यहाँ पे वेक्टर लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डायरेक्शंस, 1 से 2 या 2 से 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्केलर है, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं, नथिंग एंड नथिंग, राइट। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 कहाँ से लाए, इन चार्ज Q2 कहाँ से, फ्रॉम इंफिनिटी, कहाँ रख रहे हो उसको, फ्रॉम इंफिनिटी एट, फ्रॉम द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B अगेंस्ट द फील्ड या अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q1 is, so what is work done in moving second charge W2? By definition, work done is charge that you are moving into potential at that point. Potential due to already present charge कौन सा था, Q1, तो Q2 into V1। क्लियर यहाँ तक। ये दो ही है, अभी मैं धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 भी लाने वाला हूँ। तो पहले हम 2 का निकालेंगे, फिर n पॉइंट चार्जेस का करेंगे।
और वो एंड पॉइंट चार्जेस का अगर आपको डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला याद रहा तो ग्रेविटेशन का भी काम वहीं पे हो गया. So this is equal to, therefore work done W2 is equal to Q2. But what is V1? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R12. मैं सिर्फ R भी बोल सकता था, मैंने जानबूझ के R12 लिखा है क्योंकि मैंने अभी अभी बोला मैं तीसरा चार्ज भी लाऊंगा, फिर R13 और R23, राइट. मैं चौथा लाऊंगा तो R12 13 14 23 24, राइट. ऐसा सब आएगा उसमें, 3 4 भी आएगा, 6 टर्म्स बनेंगे ऑफ कोर्स, राइट. तो ये आ गया आपके पास वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. Therefore total work done, हमने पहले चार्ज को लाया, वर्क डन 0 हुआ. हमने सेकंड चार्ज को लाया, वर्क डन हुआ 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. तो टोटल वर्क डन कितना, W1 plus W2. Therefore total work done. अब वर्ड्स थोड़े से आपको साइंस के हिसाब से लिखने पड़ेंगे. टोटल वर्क डन इन, क्या करने में, दो चार्ज के सिस्टम को बनाने में. इसको एक वर्ड है असेंबलिंग, बोलते हैं ना, असेंबल करना, बनाना, राइट. तो यू कैन से वर्क डन, टोटल वर्क डन इन assembling a system of two charges, a system of two charges, of course point charges is, तो ये टोटल वर्क डन है, that is capital W, that is W1 plus W2. तो वर्क डन is 0 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12, right. But by definition, according to definition of potential energy, this work is stored, कहाँ स्टोर हो गया, in the system of charges. चार्जेस में स्टोर हो गया, in the system of charges, in the form of potential energy, in the form of potential energy. Therefore W is equal to U is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. वेरी फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपने जमीन से एक पत्थर उठाया, पहले जमीन पे था, जमीन पे ही है, कहीं नहीं जाएगा. Why? Minimum potential energy, and minimum potential energy is the most stable state. Now you bring that stone up, right? You are doing work. Work done is stored in the form of potential energy, and potential energy can again be converted into kinetic energy. तो जो मैंने वर्क किया था वो स्टोन में स्टोर हो गया. अब मैं स्टोन को छोड़ देता हूँ तो कहाँ जाएगा, नीचे. क्यों जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था अब वो कन्वर्ट होगा वापस से काइनेटिक में. ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही चार्जेस जो है ना, हम चार्जेस ला रहे हैं. मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करते हो, 0 बैटरी हो गई, पहला चार्ज आया, नो वर्क इज डन. फिर और चार्ज आ रहा है, वर्क डन हो रहा है, चार्ज आ रहा है, वर्क डन हो रहा है, चार्ज आ रहा है, वर्क डन हो रहा है. ये वर्क डन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है आपके फोन के बैटरी के अंदर. फिर वो फोन की बैटरी को चार्जिंग से निकाल लिया, then you can take your mobile phone, go anywhere and use it, क्योंकि वापस से वो एनर्जी अब काइनेटिक नहीं, अब काइनेटिक वो मैकेनिक्स में होता है, लेकिन वो ही एनर्जी यूज होगा टू रन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर डिवाइस. ओके, तो याद रखना, ये जो कुछ भी एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आएगा क्यों किया है सब, जरूरत क्या है, जरूरत है, नहीं तो मोबाइल फोन कैसे काम करेगा. यू हैव टू स्टोर एनर्जी, that is called a cell phone, cell that you can, it works on a cell, right. उसको मोबाइल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल मतलब what do you mean by mobility, freedom of motion, right. याद है पहले लाइन आते थे, उसको लेके जा नहीं सकते हो तुम, तो उसको बोलते थे क्या, मोबाइल फोन नहीं बोल सकते, राइट. उसके बाद बड़े वाले फोन आए, कॉर्डलेस, लेकिन वो एंटेना के थ्रू काम करेगा, घर के अंदर ही लेके जा सकते हो.
उसको भी हम लोग मोबाइल नहीं बोलते थे क्योंकि यू कैन नॉट टेक इट आउटसाइड योर होम। फिर आया पैनासोनिक का सबसे बड़ा वाला फोन, उसको हमने बोला मोबाइल फोन। एक्चुअली उसका नाम था सेल फोन क्योंकि इट वर्क्स ऑन सेल, क्योंकि तब हम बेसिकली बैटरीज बनाना सीख गए थे। बैटरी में एनर्जी स्टोर करते आता है, यही एनर्जी बाद में यूज होगा। तो रिमेम्बर, आगे 2-3 लेक्चर के बाद कैपेसिटर नाम का टॉपिक आएगा। तो कैपेसिटर में यही करते हैं हम लोग, चार्ज को लाते जा रहे हैं लाते जा रहे हैं। पहला चार्ज आया, नो वर्क डन। दूसरा चार्ज आया, वर्क इज डन। तीसरा आया, वर्क डन। चौथा आया, वर्क डन। इट इज ऑल गेटिंग स्टोर्ड इन द बैटरी। ओके, तो अब लेट अस सी व्हाट इज द टोटल वर्क डन। अभी यहाँ पे हमने फाइंड किया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो अभी 2 की जगह पे क्या आएगा, n। तो अब वो यू नो व्हेन यू वॉच सम सीरियल्स होता है ना, अब इसके आगे तो पहले वो आपको बता देते हैं कि कल क्या क्या हुआ, राइट। इतनी स्टोरी पता है तो अब आगे का समझेगा। तो अगर आपको इतनी स्टोरी, कितनी स्टोरी, 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो अब आपको समझेगा कि n पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, राइट, करेक्ट। तो अब स्टार्ट ही यहां से करेंगे। वी नो दैट, वी हैव सीन दैट पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges is given by, so we know that work done मतलब potential energy, work done in assembling a system of 2 point charges, 2 point charges is, तो कितना था, W1 प्लस W2, ये कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12। मतलब आपको ऑलरेडी पता है A पॉइंट पे एक चार्ज है Q1, B पॉइंट पे दूसरा चार्ज है Q2। A पॉइंट का डिस्टेंस मतलब पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन इज R1, B पॉइंट का पोजीशन इज R2, राइट। अब मैं लिखूंगा नहीं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज इज R12, करेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम तीसरा चार्ज लाएंगे, राइट। सो let us bring third charge Q3 कहां से लाए, इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी। और कहां रखोगे इसको, एट सम पॉइंट C, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, करेक्ट। तो यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है C, जहां पे लाके हमने चार्ज Q3 को रख दिया। तो डिस्टेंसेस डिफाइन कर दो, पहले और तीसरे में R13 डिस्टेंस है, दूसरे और तीसरे में R23 डिस्टेंस है, राइट, क्लियर, 1 3 2 3। Let us bring third charge Q3 from infinity to point C. The work done in moving charge Q3 is W3, which is equal to, जब पहला चार्ज लाए तो किसी ने अपोज नहीं किया, जब दूसरा चार्ज लाए तो पहले चार्ज के पोटेंशियल ने अपोज किया। अब जब तीसरा चार्ज ला रहे हो तो पहले चार्ज का और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल अपोज करेगा। और डेफिनेशन क्या था, चार्ज दैट यू आर मूविंग, Q2 एंड Q3 एंड Q3। अरे थर्ड लाए, चौथा कहां से आया, वापस समझ लो, वापस समझ लो। So the basic idea here is this, कौन से चार्ज को ला रहे हो, Q3 को, कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से, कहां रख रहे हो, C। इसका डिस्टेंस पहले से कितना है, आप यहाँ रुक जाओ, इसके आगे मत अब रुको। ये जो पॉइंट था ये पहले चार्ज के फील्ड में है क्या, यस।
तो इस पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल है क्या? यस, करेक्ट। देन यही चार्ज ये सेकंड चार्ज के भी फील्ड में है, और इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे सेकंड चार्ज का भी पोटेंशियल है, राइट, विच इज V2. तो पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज V1 प्लस प्लस, और एक पोटेंशियल है ना, दो पोटेंशियल है, देयर आर टू पोटेंशियल. पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 इज V1, पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q2 इज V2. तो जब दो पोटेंशियल है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों अपोज करेंगे, करेंगे कि नहीं? इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस. अब उस सिटी में जो आप बिजनेस करने जा रहे हो, कोई है ही नहीं कॉम्पिटिटर ना, इजी, वेरी इजी, गए शॉप खोल के बैठ गए, चालू, राइट. अब नो अपोजिशन. देन एक दूसरा आया, आपको तकलीफ होगी अब, तो दूसरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. मेरे एरिया में आया कैसे? तो पहले के एरिया में कौन आया? दूसरा. वर्क हैज टू बी डन, वो हो गया हमारा, राइट, करेक्ट. अब तीसरा आ गया, अब दोनों को तकलीफ होगी, दोनों को तकलीफ होगी. तो पहले का पोटेंशियल ऑलरेडी है और दूसरे का भी है. ला किसको रहे थे? हाँ, तो Q3V1 प्लस Q3V2, राइट. ये आ गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज. तो W3 इक्वल टू Q3, बट V1 इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R13, क्योंकि तीसरे को पहला पोटेंशियल अपोज किया, प्लस Q3 1/4πε0 Q2 2 R23, राइट. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज is 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 plus 1/4πε0 Q2 Q3 upon R23. यहां तक क्लियर, राइट, पक्का. अभी चौथे को लाते हैं, राइट. सिमिलरली अब वर्क डन टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज W4S. ये A पे था, ये B पे था, ये C पे था, ये D पे है. A Q1, B Q2, ये थर्ड चार्ज था. Q3 ये C पे था, ये D आ गया Q4. डिस्टेंस बिटवीन 1-3 R13, 1-2 R12, 1-4 R14, 3-4 R34, 2-4 R24. ये डिस्टेंस है R13, R12, R14, R24, R24, और ये है R34. क्लियर? अब किसको ला रहे हो? Q4 को. पहले से कौन कौन है? पोटेंशियल ऑफ 1, पोटेंशियल ऑफ 2, पोटेंशियल ऑफ 3. Q4 V1 प्लस Q4 V2 प्लस Q4 V3, करेक्ट, राइट. यहाँ तक क्लियर? इफ दिस इज क्लियर, तो अब क्योंकि मैं इसका एकदम ट्रिक बताऊंगा याद कैसे रखना है, क्योंकि इसमें तो ठीक है आपको डिराइव करना पड़ेगा, बट CET JEE नीट यू आर नॉट सपोज टू डिराइव, आपको सिर्फ याद रखना है. तो यहाँ पे W4 इज इक्वल टू Q4 V1 1/4πε0 Q1, और यहाँ पे 4 है ना, तो 1/4 R14, क्योंकि पोटेंशियल D पॉइंट पे किसका? पहले का, प्लस Q4 1/4πε0 Q2 अपॉन R24, Q2 2 और 4, करेक्ट, प्लस Q4 1/4πε0 V3 मतलब Q3 अपॉन R34, राइट. ये है सिर्फ चौथे चार्ज को लाने का वर्क, टोटल नहीं है ये फोर्थ चार्ज को. पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0, दूसरे चार्ज को लाने में 1/4πε0 Q1 Q2 by R12
तीसरे को लाने में दो टर्म्स थे, तीसरे को लाने में यहाँ पे था हियर लुक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R23। चौथे को लाने में तीन टर्म्स है ना, तीन टर्म्स Q1 Q4 अपॉन R14 Q2 Q4 upon R24 Q3 Q4 upon R34, right? So total work done will be, therefore total work done in assembling a system of 4 point charges, हमको n करना है पता है, इसके बाद मैं जनरलाइज कर दूंगा एज W इक्वल टू W1 ये 0 है प्लस W2 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12 है प्लस W3 प्लस W4, करेक्ट। अब इतना कौन याद रखेगा, डू नॉट रिमेम्बर ऑल दिस, आई टेल यू अ ट्रिक। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ही, सिर्फ पहला 0 है उसको छोड़ दो, राइट। सब में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले को छोड़ के। अब टोटल 4 चार्जेस है, चारों कॉम्बिनेशन बना लो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, 6 टर्म्स आएगी। देखो W1 0, W1 was 0 तो ये तो गया। W2 एक टर्म है 1, W3 में दो टर्म्स थे, W3 में दो टर्म्स थे, दो टर्म्स है, करेक्ट। एक और दो तीन, W4 में कितने हैं तीन, तीन और तीन 6। तो अभी ज्यादा सोचना नहीं, स्ट्रेट अवे जब आप सबको ऐड कर लोगे तो यू विल राइट डाउन लुक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R12 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 upon R13 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q4 upon R14 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 upon R23 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q4 upon R24 plus 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q4 upon R34। आगे 6 टर्म्स 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो ऐसा करते जाना है। अब फॉर n चार्जेस सिमिलरली फॉर n चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस। अब इससे पहले मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, इससे पहले हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन लगा लेते हैं। तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन हमारे लिए काम आसान कर देगा। तो वील जस्ट राइट डाउन फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, राइट। तो मैं काम करता हूं, इसको बाहर निकाल लेता हूं, कॉमन क्या आएगा Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q1 Q4 upon R14 plus Q2 Q3 upon R23 plus Q2 Q4 upon R24 plus Q3 Q4 upon R34। अभी समझ लेना यहाँ पे 4 है, वो आई डोंट नो व्हाई। ओके ओके 4 ओवर हियर, करेक्ट। अब इसको लिखेंगे कैसे शॉर्टकट में, हम ऐसा लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट समेशन क्यू आई क्यू जे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 1 3, राइट। मतलब आई जे ऐसा है, राइट। ऊपर Q1 Q2 नीचे R12, ऊपर Q1 Q3 तो नीचे R13, ऊपर Q1 Q4 तो नीचे R14, ऊपर Q2 Q3 तो नीचे R, हाँ तो ये RIG, करेक्ट, राइट। अभी I runs from this to that, J runs from this to that लिखना नहीं, क्योंकि फिर सिंपल है ना, सारे के सारे पेयर ले लिया आपने,
पेयर बनाया कि नहीं, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, तो ऐसा लिख देना यहाँ पे ऑल पेयर्स, खत्म। कोई आई जे की वैल्यू मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ऑल पेयर्स 5 होंगे तो फिर हम पेयर बनाते जाएंगे, 5 होंगे तो इट इज गोइंग टू बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, राइट, करेक्ट। तो इसलिए क्या लिखा, ऑल पेयर्स। क्यों ऑल पेयर्स, कहीं पे भी आपने देखा 1 1 आया, Q1 अपॉन R11, तो दैट इज बाय ऑल पेयर्स। इसका नोटेशन अलग से भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे सिंपल लैंग्वेज में, I runs from 1 to n, j also runs from 1 to n, but I is not equal to j। कहीं कभी 1 1 दिखा नहीं तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, समेशन i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई n तक गई, j की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होके n तक गई, तो I runs from 1 to n, j runs from 1 to n, but I is not equal to j, qi qj अपॉन rij। जरूरत क्या है, ऑल पेयर्स लिखो, खत्म करो, डन, करेक्ट। तो इज दिस क्लियर, यस, राइट। तो अब एक बार और, वन लास्ट टाइम, और दिस इज सिंपल, क्योंकि ये सिंपल है। हम पहले चार्ज को लाए, पहले चार्ज को लाए तो वर्क डन कितना हुआ, 0, एब्सोल्युटली 0। हम दूसरे चार्ज को लाए और दूसरे चार्ज को हमने रख दिया R12 डिस्टेंस पे, दूसरा चार्ज B पॉइंट पे लाए, B पॉइंट ये पहले से Q1 की फील्ड में है, तो जब सेकेंड चार्ज को ला रहे हो तो Q2 into V1, charge that you are moving into potential of first charge, right? Charge that you are moving into potential of first charge. This is by definition potential is 1 upon 4 pi epsilon 0, source charge is q1 upon distance r12। अब आप तीसरा चार्ज लाए, इसको रख दिया यहाँ पे जो है C पॉइंट पे Q3, तो वर्क डन टू मूव थर्ड चार्ज, तीसरे को 2 के पोटेंशियल ने अपोज किया, V1 ने भी और V2 ने भी, तो Q3 V1 प्लस Q3 V2, गुड। देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज इज Q3, पोटेंशियल किसका है, किसका है, Q1 का है, कौन सी लोकेशन पे है, C पे, डिस्टेंस कितना होगा 1 और 3 में, R13 प्लस Q3 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 R23, करेक्ट, राइट, क्लियर यहां तक, ओके। देन जब हम चौथे चार्ज को ला रहे हैं, फोर्थ चार्ज को आप रख देते हैं यहाँ पे, कहीं पे रख दो क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, राइट। अब फोर्थ चार्ज को लाए, पहले ने अपोज किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने भी किया, मूव किसको किया, Q4 एंड Q4 प्लस प्लस प्लस, राइट। देन वर्क डन इन मूविंग फोर्थ चार्ज इज Q4, यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज आएगा, क्योंकि Q4 को पहला अपोज कर रहा है, पहला अपोज करेगा तो उसकी फील्ड में करेगा, वो नहीं बोलेगा तू वहां क्यों जा रहा है, तू उसको क्यों तकलीफ दे रहा है ना। हमारा भी ऐसा होता है ना, कॉम्पिटिटर आया, हम हमारा तकलीफ देखते कि दूसरे का देखते हैं, किसका देखते हैं, खुद का। तो यहाँ पे V1 मतलब किसका रीजन है, 1 चार्ज का, तो Q1 और डिस्टेंस कितना है प्लस Q4 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 by R24 plus Q4 1 upon 4 pi epsilon 0 Q3 R34, correct, right? So as you can see, physics is actually connected with real life. थोड़ा कनेक्ट करना सीखो, I तो remember it like this only, easy है ना। I came, I opened the shop, no one is opposing, no one is doing that business, फिर दूसरा आया तो भाग यहाँ से, राइट, करेक्ट, भाग मतलब अपोज करेगा, फिर तीसरा आया तो दोनों मिलके
यूनियन बना लेंगे, चलो उसको भगाते, तेरे एरिया में आया तू भगाना, मेरे एरिया में मैं भगाना, ये एरिया मतलब ये पोटेंशियल। गुड, देन टोटल वर्क डन निकाल लो। टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अभी ऊपर ये W4 क्या है, W3 क्या है, W2 क्या है, वी डोंट केयर। चुपचाप आंखें बंद करना और लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट। अभी सही कर दो ब्रैकेट, जितने कॉम्बिनेशन लिख दो। और एक काम करो, पहले न्यूमरेटर लिख लो Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4, राइट, अपॉन R12 प्लस R13 ऊपर 13 प्लस R14 प्लस R23 प्लस डन। अब अगर ग्रेविटेशन होता तो चार्जेस की जगह पे क्या होते, मासेस। तो M1 M2 M1 M3 M2 M2 M4 M3 M4। बट वेट, यहाँ सारे चार्जेस क्या थे, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव होता नहीं है, वो होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी होता है ओनली नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्स जहां जहां हो उसको बोलते हैं बाउंड सिस्टम। और बाउंड सिस्टम में हमेशा माइनस आता है दो एनर्जीज में, पोटेंशियल में और टोटल में। काइनेटिक तो नहीं हो सकता ना नेगेटिव, कैसे होगा, हाफ mv², मेरा मास -50 नहीं होगा। वेलोसिटी हो भी गया नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। तो उस केस में सिर्फ कांस्टेंट रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट, बट दिस इज विथ माइनस। बाकी सब सेम, समेशन MI MJ अपॉन RIJ ओवर ऑल पेयर्स। अगर दो ही होंगे, फॉर एग्जाम्पल if I ask you what is your potential energy, you are a single charge, single mass, 0. Potential energy of a single charge is 0. Potential energy of a single mass is 0. What is your potential energy and earth? तो and earth की बात करूंगा तो दो मासेस है, एक है छोटा m, वो आपका, राइट, स्मॉल m कैपिटल M। तो क्या लिखते हो वहां पे, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस, योर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे बैठे होगे आप, नहीं अर्थ की सरफेस पे नहीं हो, हाँ सेकेंड फ्लोर मतलब अर्थ की सरफेस से होता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, डन, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे तो कॉम्बिनेशन करते जाना। एंड नाउ इफ आई आस्क यू you are in a satellite at a height h from the surface of earth, r plus h, right? So there is a very deep connection between electrostatic potential energy and gravitational potential energy. यहाँ तक क्लियर, राइट? तो अब we still have time, so yes we have time, so we will go ahead little bit. मुझे जितना पढ़ाना है, जब तक लेना है तब तक तो मैं लूंगा ही। You have only one option and that is to sit calm and listen to what I am saying. There is no alternative, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब मैंने आपको बताया सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इज 0। लेकिन रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इज 0 when you are moving a charge from infinity to some region, और उस रीजन में पहले कुछ नहीं था, there was nothing, absolutely nothing। अब इमेजिन मेरे पास एक रीजन है
जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब मैं सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स दिखाता हूं, याद है रिवाइज क्यों किया था हमने, 3 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन यू शो सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, इसका मतलब आप बता रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, वी डोंट केयर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द सोर्स ऑफ दिस फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है हमें पता नहीं, हमें पता भी करना नहीं, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड में एक पॉइंट है ए, देयर इज अ पॉइंट ए इन दिस फील्ड, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड है तो इस फील्ड में हर एक पॉइंट पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल होगा, जहां जहां फील्ड वहां वहां पोटेंशियल है। तो यहाँ ए और एक काम करते हैं, हम इसके साथ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा देते हैं, और ये जो ए पॉइंट है हम मान लेंगे ये है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, तो इसका लोकेशन क्या है आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इस ए पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का, वर्ड्स को अच्छे से सुन लो, ये एक्सटर्नल फील्ड है। इस ए पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है वी एक्सटर्नल, इसको हम डिनोट करते हैं वी ऑफ आर बार। रिमेंबर, अगर पहले चार्ज का होता तो क्या लिखता V1 ऑफ आर बार, दूसरे का तो क्या लिखता V2 ऑफ आर बार, तीसरे का तो V3 ऑफ आर बार। लेकिन ये एक्सटर्नल है, किसी चार्ज का नहीं है, ये एक्सटर्नल है, तो इसको या तो V एक्सटर्नल लिखो या तो सिर्फ बोलो V ऑफ आर बार। अब आप एक पहला चार्ज ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एंड कीपिंग इट हियर, वर्क विल बी डन। तो वर्क डन is 0 when you are bringing charge from infinity and keeping it at a point where there is nothing। तो पहले इस रीजन में कुछ नहीं था, तो वर्क डन कितना हुआ 0। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना था 0। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास ऑलरेडी इस रीजन में फील्ड है, उसका पोटेंशियल कितना है V एक्सटर्नल या फिर V ऑफ R, राइट। अब किसको ला रहे हो आप, चार्ज को, कौन से चार्ज को ला रहे हो, Q को। तो अभी क्या होगा, वर्क डन होगा। व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ वर्क, चार्ज दैट यू आर मूविंग, कौन से चार्ज को मूव किया, Q को, इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्या है पोटेंशियल, V ऑफ R, एंड बाय डेफिनेशन दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy। So this is the potential energy of a single point charge but in external electric field, correct। तो अब नेक्स्ट सेशन में ये वापस रिपीट करूंगा मैं, एंड विल गो अहेड।